जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे ये लोग लायन के जो कैप्टन होते हैं उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं और वो यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है। मीनवाइल आस्था और सब लोग को ये एनिमी ग्रुप के लोगों ने आके घेर लिया होता है और अब आस्था और तो और उसके साथ नोवेल और हमारा दूसरा लायन का बंदा ये तीनों ही एक तरह से फंस चुके हैं और आस्था के ऊपर कर्स वाले एबिलिटी का भी असर हो रहा होता है। तो उसके गाल से और तो और उसके पेट से खून निकल रहा होता है कंटिन्यूसली। तो आस्था अपने वेपन को लेता है और वो अपने वेपन से अपना गाल और तो और अपना पेट काट देता है ताकि उसका वेपन कर्स वाले मैजिक को तोड़ सके। तो उसके बाद आस्था को ये करता हुआ देख के सारे जो एनिमी मेजेस होते हैं, जो 5 लोग होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, वो लोग पांचों के पांचों एंगल से आस्था के ऊपर नए नए मैजिकल एलिमेंट से अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो आस्था उन सारे के सारे अटैक्स को काटता रहता है अपने वेपन से और वो गोल गोल घूम घूम के हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट भी करता है और काटता भी रहता है। ये देख के पांचों के पांचों मेजेस थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं अच्छा तो तुम वही बच्चे हो जिसके बारे में हमको हमारे मास्टर ने बोला था कि जो एक एंटी मैजिक वाला बंदा है। मीनवाइल इन लोग के ऊपर लियो भी अटैक करता है और बोलता है कि तुम लोग ने जो मेरे भाई के साथ किया है उसका तुम लोग से मैं बदला लेके रहूंगा। तो फिर जब आस्था और तो और लियो टीम अप कर लेते हैं तो ये लोग मिलके सारे के सारे मेजेस के ऊपर अटैक करते रहते हैं और ये देख के मेजेस थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें नेक्स्ट अटैक में ही इन दोनों को खत्म करना है। तो उसमें से जो खतरनाक वाला मेज होता है वो एक अटैक करता है इनके ऊपर, लेकिन इन लोग को बचा लेती है नोवेल अपने वाटर वाले मैजिक से। तो ये देख के वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो तुम एक रॉयल फैमिली से हो, ओके, और तुम्हारे हेयर स्टाइल और तुम्हारे पैटर्न को देख के मुझे लग रहा है कि तुम तो सिल्वा फैमिली की हो, तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं मेरा मेन अटैक यूज करूंगा। ऐसा बोल के वो एक पेड़ को समन करता है जो कि नोवेल का पूरा वाटर वाला मैजिक को चूस लेता है अपने अंदर। फिर इसके बाद जैसे ही वो बंदा नोवेल के मैजिक को चूस लेता है तो आस्था और लियो दोनों ही अटैक करते हैं वो बंदे के ऊपर, लेकिन वो बंदा एक विंड मैजिक यूज करता है और उससे वो विंड के नीडल्स बनाता है और वो हमारे आस्था और तो लियो को सारे के सारे नीडल से भोग देता है और ये अटैक पड़ने के बाद दोनों ही हमारे हीरोज जमीन पे गिर जाते हैं और ऑलमोस्ट बेहोश हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि अब मैं अगले अटैक से तुम तीनों को खत्म करने वाला हूँ। अगला अटैक करने ही वाला होता है कि उसके सामने आसमान में से एक रे गिरता है लाइट का और उसमें से निकलते हैं हमारे बचे हुए मैजिक नाइट्स, जिन लोग को ये लोगों ने टेलीपोर्ट कर दिया था कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर। तो उनको देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग इतना जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। फिर जब हमारे मैजिक नाइट्स यहाँ पे आते हैं तो वो लोग हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं कि उन लोगों ने सबने मिलके अपनी सारी की सारी मैजिक ताकत को एक साथ यूज किया और एकदम हाई स्पीड से वो लोग यहाँ पे आ गए। भले ये चीज उन लोगों को पसंद नहीं है लेकिन उन लोगों को ये सब करना पड़ा क्योंकि उनका मेन गोल ये है कि उनको क्लोवर किंगडम को बचा के रखना है। तभी मिमोसा भाग के जाती है हमारे लायन के कैप्टन के पास और देखती है कि उनका हालत बहुत खराब है। तो वो अपना हीलिंग मैजिक यूज करती है लायन के कैप्टन के ऊपर और तभी ही सिल्वर का कैप्टन अपना सिल्वर रेन मैजिक यूज करता है और बोलता है कि अभी इससे मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगा। लेकिन इसमें से ये जो चश्मिश लड़की होती है वो यूज करती है एक जेल वाले सैलेमेंडर को मैजिक यूज करके और बोलती है कि तुम तो अपने मैजिक से मेरे सैलेमेंडर को खत्म कर सकते हो लेकिन 2 मिनट रुको। ऐसा बोल के वो एक मैजिक आइटम निकालती है जो कि होता है एक डार्क मैजिक आइटम। जैसे ही वो उस मैजिक आइटम को उसके सैलेमेंडर के ऊपर यूज करती है तो उसका सैलेमेंडर कलर चेंज हो जाता है। उसने कुछ तो अजीब सी चीज सैलेमेंडर के अंदर इंजेक्ट की होती है इस इंजेक्शन के थ्रू और इस चीज की वजह से ये सैलेमेंडर बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है सिल्वर वाले बंदे के मैजिक यूज करने के बाद और ये सिल्वर के कैप्टन के सारे मैजिक अटैक को चूस लेता है अपने अंदर। और यहाँ तक कि ये बंदी सैलेमेंडर को ऑर्डर करती है कि वो आस्था को भी किडनैप कर ले और वो आस्था को उठा के वहां से निकलने लगते हैं। तभी उनका मेन आदमी बोलता है कि हम लोग है द आई ऑफ द मिडनाइट सन और हम लोग का गोल ये है कि हम लोग को क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय करना है। ऐसा बोल के वहां से वो लोग स्पेशल मैजिक यूज करके निकल लेते हैं। तो उसके बाद नोवेल बोलते हैं कि उन्हें जाके आस्था को बचाना पड़ेगा, लेकिन सब लोग नोवेल को बोलते हैं कि हम आस्था को नहीं बचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ट्रैकिंग मैजिक नहीं है और उसके साथ साथ आस्था को बचाना हमारा प्रायोरिटी है भी नहीं। हम लोग का प्रायोरिटी ये है कि हमें हमारे क्लोवर किंगडम के डिफेंसेस को हाई करना पड़ेगा क्योंकि हमको नहीं पता है कि एनिमी ने कैसे हमें ब्रीच किया और कैसे वो लोग अंदर घुस गए और उसके साथ अभी यहाँ पे कितने एनिमीज और भी है वो भी हमें नहीं पता है। मीनवेल मिमोसा बोलती है कि फ्लेगोयन कैप्टन जो कि होता है लायंस का कैप्टन वो और लियो इन लोग की हालत बहुत खराब है, वो सिर्फ उनका फर्स्ट एड कर सकती है, इसीलिए उन लोग को इन दोनों को लेके जाना पड़ेगा मेडिकल वार्ड में। और फिर तभी सिल्वर के बाकी सारे के सारे बंदे लायंस के कैप्टन के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम कितने पथेटिक हो, तुम इतना आसानी से हार गए, तुम तो एक कैप्टन हो यार, हमको लगता है कि वर्मिलियन फैमिली बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। लेकिन ये सब सुनने के बाद सिल्वर से कैप्टन यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि हम में से किसी को नहीं पता कि ये बंदे ने यहाँ पे कैसी फाइट लड़ी है, हम लोग यहाँ पे थे भी नहीं, तो हम लोग का कोई हक नहीं बनता है फ्लेगोयन की बेइज्जती करने का। ये बंदे ने एक जेन्युइन फाइट लड़ा है, हमें नहीं पता इसका ओपोनेंट कौन था और इसकी ये हालत किसने की है, तुम में से कोई भी फ्लेगोयन की बेइज्जती नहीं करेगा। ऐसा बोल के सिल्वर का कैप्टन गुस्से में वहां से निकलता है और वो अपने मन में बोलता है कि फ्लेगोयन तेरा जिसने भी ये हालत किया है मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, प्लीज तू ठीक हो जाना। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि जो सिल्वर का कैप्टन है भले ये बहुत रूड है लेकिन ये फ्लेगोयन की तो इज्जत करता ही है कम से कम। उसके बाद ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स वहां से निकल लेते हैं पूरे के पूरे सिटी का मुआवजा करने के लिए और चेक करने के लिए कि वहां पे और कोई एनिमी है कि नहीं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे एनिमीज उनके बेस पे पहुंच गए होते हैं। उनके बेस पे पहुंचने के बाद इनमें से एक बंदा हमारे मास्क बॉय को बोलता है कि ओए रेडिस, तेरे वजह से हम लोग ऑलमोस्ट पकड़े गए होते और इस वजह से हमारी एक बंदी भी पकड़ी गई है जो हमारी वो विच थी। तो हमें इससे ये बात मालूम पड़ता है कि मास्क वाले बंदे का नाम रेडिस है। ऐसे
ऐसे ये लोग बातें करते रहते और अंदर बढ़ते थे। तभी ये बंदा बोलता है कि ओए साली, ये लड़की का नाम सैली है, तो वो बोलता है कि ओए सैली, हम लोग इस बच्चे को अंदर नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसको हमारे मास्टर ने अब तक एक्नॉलेज नहीं किया है, तो ये हमारा एनिमी है, तो हमें इसे यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। तुम इसे खत्म कर दो और हम लोग अंदर एंट्री मार लेंगे। तो सैली बोलती है कि नहीं, मैं इसे खत्म नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत स्पेशल बच्चा है, इसके पास एंटी मैजिक वाली पावर है, तो मैं इसे डाइसेक्ट करूंगी, मैं इसे खोल के देखूंगी इसकी बॉडी के अंदर क्या है और ये एंटी मैजिक कैसे प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो इसीलिए मैं तो इसको नहीं खत्म करने वाली और मैं तुम में से किसी को भी खत्म नहीं कर दूंगी। ऐसे बोलकर झगड़ा करके उनके बेस में एंट्री मारते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने खड़ा होता है कोई और नहीं, विजर्ड किंग। और अब ये सीन में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मुझे लगता है विजर्ड किंग एकदम भड़का हुआ रहेगा और वो इन लोग की वाट लगाने वाला है यहाँ पे। वेल, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि आस्था भी उठ चुका होता है, लेकिन वो ये बंदी के अटैक के अंदर फंसा हुआ रहता है। और विजर्ड किंग को देख के ये लोग बोलते हैं कि अरे बाप रे, यहाँ पे विजर्ड किंग आ गए हैं, तो हमें इन्हें कैसे भी करके खत्म करना पड़ेगा, चलो तुम लोग अटैक करो। लेकिन जैसे ये लोग अटैक करने जाते हैं तो 1 मिली सेकंड के अंदर विजर्ड किंग उनमें से 2 लोगों को खत्म कर देता है। और ये सीन देख के मुझे बहुत मजा आया क्योंकि विजर्ड किंग की एबिलिटीज फाइनली रिवील हो रही है। उसके बाद ये सब लोग मिलकर विजर्ड किंग के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करते हैं, लेकिन विजर्ड किंग उन सारे के सारे अटैक्स को लाइट के स्पीड से डॉज करता रहता है और यहाँ वहां भागता रहता है। और उन अटैक्स से बच के वो इन लोग के ऊपर अपना रिस्ट्रिक्शन वाला अटैक मारता है और वो इन सब लोग को अपने रिस्ट्रिक्शन वाले अटैक में अटका देता है और बोलता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा कि तुम लोग मेरे रॉयल कैपिटल में घुस जाओगे, मेरे लोगों को मारोगे और उसके बाद तुम लोग बच के निकल भी जाओगे? ऐसा मैं नहीं होने देने वाला हूँ। चलो अब मैं तुम लोग को मेरे रॉयल कैपिटल में लेके जाऊंगा और इंट्रोगेशन करूंगा तुम लोग से। और विजर्ड किंग की ये पावर देख के सब लोग शॉक रहते हैं, वो लोग हिल भी नहीं पाते हैं, ऐसा वो लोग अटके हुए रहते हैं विजर्ड किंग के रिस्ट्रिक्शन वाले मैजिक में। फिर उसके बाद विजर्ड किंग आस्था को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि आस्था, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी विजर्ड किंग बनना है ना, तो तुम मुझे एकदम गौर से देखो और सीखो, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे मेरे अटैक यूज किए हैं ये तो 1% भी नहीं है मेरे पावर का। तो तभी आस्था बोलता है कि यही वो इंसान है जिसे मुझे सरपास करना है और जिसके आगे मुझे बढ़ना है। तो आज विजर्ड किंग को इतना करीब से देख के और उनकी ताकत देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद विजर्ड किंग जाते हैं और वो इन सबसे पूछते हैं, बताओ मुझे कि ये स्लैब क्या है, ये जो पत्थर है इसके ऊपर इतने सारे जेम्स लगे हुए हैं, ये चीज क्या है और तुम लोग इसके ऊपर सब जेम्स क्यों लगा रहे हो, जल्दी मुझे बताओ ये सब। फिर उसके बाद विजर्ड किंग बोलते हैं कि अरे मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ, तुम लोग तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम लोग मेरे अटैक में अटके हुए हो। चलो ठीक है, मैं तुम लोग को लेके जाऊंगा मेरे रॉयल कैपिटल में और वहां पे तुमसे और सवाल जवाब करूंगा। ऐसा बोल के विजर्ड किंग उन लोग के करीब जाते रहते हैं, लेकिन तभी ही विजर्ड किंग के पीछे से एकदम लाइट चमकने लगता है और वहां पे एंट्री होती है किसी और की। और अब ये बंदा कौन है वो मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बंदा हमारे एनिमीज का बॉस होने वाला है और अब इनकी फाइट बहुत खतरनाक होगी क्योंकि अब मेरे को लगता है कि विजर्ड किंग ऑल आउट जाने वाले हैं इस बंदे के साथ। फिर हमें अगले सीन में मालूम पड़ता है कि ये जो एनिमीज का बॉस रहता है वो वहां पे आने के बाद हर जगह लाइट फेंकता है और वो सारे के सारे लोगों को ऑलमोस्ट वहां से लेके गायब हो जाता है। तभी विजर्ड किंग बोलता है कि वो जो ओपोनेंट था वो मेरे को लगता है उनका बॉस था और वो लाइट मैजिक यूज कर सकता है जो कि मेरे मैजिक से कुछ ज्यादा ही फास्ट है, इसी वजह से वो यहाँ पे आया, उन सबको लेके यहाँ से गायब हो गया। वेल, अब हम क्या कर सकते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इसमें से एक बंदे को तो एटलीस्ट पकड़ के रखा है, तो हम लेके जाएंगे इसको और इससे सवाल जवाब करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया यार, मुझे लगा कि हमें देखने मिलेगा विजर्ड किंग का फाइट अगेंस्ट एनिमी टीम के बॉस के साथ, लेकिन ये नहीं हुआ यहाँ पे, तो थोड़ा मुझे सीन देख के बुरा लगा यार। बट मुझे अब ये लग रहा है कि इन फ्यूचर इनकी फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है। फिर उसके बाद जो विजर्ड किंग का असिस्टेंट होता है वो उनको कॉल करता है और बोलता है कि सर अब जल्दी से मेडिकल वार्ड में आइए, आपकी हमको बहुत जरूरत है यहाँ पे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे मैजिकल नाइट्स कैसल के बाहर खड़े रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने सबका सब चीज चेक कर लिया है और उन्होंने कम्युनिकेशन बैरियर और डिफेंसिव बैरियर को भी ठीक कर दिया है। तभी उनमें से एक बोलता है कि अभी हमें देखना पड़ेगा कि वो ब्लैक बुल्स का लड़का कहाँ पे है और उसे बचाने का भी कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे ये लोग बातें करते थे कि तभी उनके सामने विजर्ड किंग आ जाते हैं आस्था को लेके और वो बंदे को लेके, और वो बोलते हैं हेलो एवरीवन, क्या हाल है तुम लोग के। और आस्था को यहाँ पे देखे मिमोसा और नोवेल दोनों ही ब्लश करने लगते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत खुश है कि तुम ठीक हो। लेकिन यहाँ पे एक और कोई होता है जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है आस्था को देख के, और ये होता है क्लाउस। क्लाउस भाग के जाना चाहता है आस्था के पास, उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि आस्था मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मतलब क्लाउस तो एक तरह से आस्था का फैन गर्ल बन चुका है। और फिर अगले ही सीन में मिमोसा भाग के जाती है आस्था के पास और वो आस्था को गले लगा लेती है और ये देख के नोवेल बहुत जलने लगती है। और फिर उसके बाद सब लोग विजर्ड किंग को बताते हैं कि फ्लेगोइन की हालत बहुत खराब है और उनको नहीं पता है कि फ्लेगोइन अब कब उठेगा। तभी विजर्ड किंग बोलता है कि अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि उन जो ये टेररिस्ट ग्रुप था उन लोग का क्या करने का मतलब था, वो मुझे लग रहा है कि वो लोग आए थे फ्लेगोइन को हराने के लिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। तभी उनमें से एक बोलती है कि फ्लेगोइन के साथ वो लोगों ने उसको हराने के बाद उसका पेंडेंट भी गायब कर लिया है। तब विजर्ड किंग सोचता है कि अच्छा, तो वो पेंडेंट जो उन लोग ने गायब किया है, मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि वो लोग को पेंडेंट चाहिए था उनके वो वॉल के ऊपर लगाने के लिए जिसपे बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए थे पहले से ही, तो वो लोग वो वॉल पे लगाने के बाद क्या करने वाले वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद विजर्ड किंग सबको बोलते हैं कि हमारे किंगडम में सब लोग हम सबके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और वो लोग जानते हैं कि कभी भी कुछ दिक्कत होगी तो हम लोग सबसे पहले वहां पहुंचेंगे उन लोग की हेल्प करने के लिए। तो हम मैजिक नाइट्स को और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि ऐसा सिचुएशन वापस से हमारे ऊपर कभी ना आए। फिर ये सब सुन के नोजेल वहां से निकल लेता है जो कि होता है सिल्वर्स का कैप्टन, और वो अपने मन ही मन में बोलते हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूँ कि किसी ने फ्लेगोइन के साथ ऐसा किया है और मैं उस बंदे को ढूंढ के खत्म कर दूंगा। तभी विजर्ड किंग बोलता है कि लगता है कि
हमने एक स्लीपिंग लायन को नहीं जगा दिया है बल्कि एक स्लीपिंग ईगल को जगा दिया है। तभी ही वहां पे एंट्री लेता है लियो, जो कि बहुत बुरे हालत में होता है। वो बोलता है कि अभी मैं भी बहुत स्ट्रांग बनने वाला हूँ और मैं मेरे भाई से भी ज्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ और मैं उस बंदे को ढूंढूंगा जिसने मेरे भाई का ये हाल किया है और उसे खत्म कर दूंगा, और आस्था मैं विजर्ड किंग बन के रहूंगा, ऐसा वो बोलता है। फिर बोलता है कि इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं मेरा ओथ लेता हूँ, और वो अपने हाथ को जलाता है उंगली को, और अब अपने सर पे वो उंगली रख के अपने सर को जला देता है और उसके ऊपर एक मार्किंग बनाता है। तभी हमको एक फ्लैशबैक आता है जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि जो फ्लेगोयन फैमिली है वहां पे सब लोग जब कोई अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस या ओथ लेते हैं तब वो लोग अपने सर पे वो मार्क बनाते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो लोग बहुत सीरियस है इस चीज को लेके। और ऐसे ही फ्लेगोयन ने भी अपने सर पे वो मार्क बनाया था क्योंकि उसको भी विजर्ड किंग बनना था। फिर उसके बाद आस्था थोड़ा सा लियो के साथ मस्ती करता है और बोलता है कि अरे तू वैसे है कौन, मेरे को तो तेरा कुछ इंट्रोडक्शन नहीं पता। तो फिर लियो उसको बोलता है कि मैं हूँ लियो, मैं वर्मिलियन फैमिली का हूँ और अब से तू और मैं दोस्त हैं। और इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि जब आस्था और लियो ऐसे ही मजाक कर रहे होते हैं तभी हमें दिखाते हैं कि फ्लेगोयन हल्का सा स्माइल करता रहता है। तो मुझे ये लग रहा है कि फ्लेगोयन शायद ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे मेजेस जो कंट्री के अंदर होते हैं वो लोगों ने मिलकर कंट्री को रिपेयर करने की कोशिश कर ली होती है। और उसके बाद विजर्ड किंग उन लोग को स्पीच देता है और सबको मोटिवेट करता है कि उनको फाइट बैक करना है इनके अगेंस्ट। मीनवाइल विजर्ड किंग बोलता है कि हम लोगों ने मैजिक बैरियर को तो रिपेयर कर लिया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमारे किंगडम के अंदर ही हमारे जो मैजिक नाइट्स है या तो जो मैजिक मेजेस है उनमें से ही कोई तो भी एक बंदा हम लोग को धोखा दे रहा है और वो ट्रेटर है, और ये कौन है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि विजर्ड किंग और तो उसका असिस्टेंट मिलके इन दोनों से इंट्रोगेशन करते रहते हैं। इसमें से एक होती है विच जिसको चामी ने हराया हुआ रहता है, और एक होता है हमारा ये बंदा जिसका आधा मुंह जल गया होता है जिसको विजर्ड किंग ने पकड़ के लाया होता है। ये लोग इनसे इंट्रोगेशन करते रहते हैं लेकिन इन लोगों को कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तभी ये दोनों क्रिमिनल्स इनको बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि जो हमारा बॉस है हम लोग उसके बहुत बड़े डिवोटीज है और हम लोग उसको बहुत लॉयल है। वही एक ऐसा इंसान है जिसने हम लोगों को कभी अबैंडन नहीं किया था, तो हम उसे कभी धोखा नहीं देंगे और वो तो हम लोग के लिए भगवान है। फिर उसके बाद विजर्ड किंग और उसका असिस्टेंट बाहर घूम रहे होते हैं और तब वो लोग बात करते रहते हैं कि इनका जो बॉस है वो बहुत ही पावरफुल समझ में आ रहा है और जो उसके फॉलोअर्स है ये लोग पूरी तरह से डिवोट करते हैं उसको अपने आप के लिए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि वही एक बंदा है जिसने शायद से फ्लेगोयन का ये हालत किया है। और तभी विजर्ड किंग बोलता है कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है क्योंकि जब मैं उससे मिला तो मुझे समझ गया था कि वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यूज करता है लाइट मैजिक जो कि बहुत रेयर मैजिक है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मास्क वाला बंदा जिसका नाम रेडिश होता है वो गुस्से में ये केव को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और बोलता है कि मैं आस्था को नहीं छोड़ने वाला हूँ, उसने मुझे ये जख्म दिया है और मैं उसे खत्म करूंगा। तभी ही सैली वहां पे आ जाती है और बोलती है कि आस्था को तुम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि वो मेरा पपेट है, उसे मैं मेरे पास लेके आऊंगी, उसे जिंदा रखूंगी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करूंगी। फिर तभी हम लोग को दिखाते हैं ये लोग कि जो ये एनिमी ग्रुप का जो बॉस होता है वो बोलता है कि मैं मेरे 2 बंदों को बचा नहीं सका, इसलिए मैं बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन जब तक मेरे वो 2 बंदे जिंदा है मैं वादा करता हूँ कि मैं जाऊंगा और उन लोग को रेस्क्यू करके लेके आऊंगा। फिर हमें वो लोग दिखाते हैं कि जो इनका बॉस होता है उसका एक हाथ ऑलमोस्ट खराब हो चुका होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो अटैक को डॉज कर लिया था लेकिन मैं नहीं कर पाया था, तो यही पावर है एक्चुअल विजर्ड किंग की। विजर्ड किंग तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि जब ये बंदा वहां पे आया होता है और वो उसके दोस्त लोगों को बचा के टेलीपोर्ट कर रहा होता है तभी विजर्ड किंग ने उसके ऊपर एक अटैक किया होता है जो कि बहुत फास्ट होता है, जो हम लोग को दिखा भी नहीं था, और ये बंदे को वो अटैक लगने की वजह से इसका एक हाथ डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर उसके बाद ये लाइट वाला एनिमी थोड़ा आगे बढ़ता है और हमें दिखाते हैं कि इसके पास बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं जिसको ये बोलता है कि हम लोग क्लोवर किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक छोटी बच्ची आस्था और तो नोवेल के पास जाती है और उनको थोड़े से कपकेक्स देती है और बोलती है थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। तो आस्था और नोवेल ये कपकेक्स ले लेते हैं लेकिन तभी ही चामी वहां पे आती है और वो ये कपकेक्स लेके खाने लगती है। तो आस्था और नोवेल बोलते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आ गए चामी? तो चामी बोलती है कि मैंने मेरा मैजिक यूज किया था शिप वाला और मैं वो यूज करने के बाद आस्था के कपड़े के अंदर घुस गई थी और ऐसे ही मैं यहाँ पे आ गई थी। और तभी आस्था देखता है कि उसके पीछे से मिमोसा, यूनो और क्लाउस जा रहे होते हैं। तो आस्था उनको हाय बोलता है। तो फिर क्लाउस आस्था से पूछता है कि आस्था तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है ना? तो आस्था बोलता है कि हाँ। उसके बाद आस्था यूनो को 2-3 अजीब सी चीजें बोलने लगता है और बोलता है कि ओए मुझे थोड़ा ग्रीट तो कर, मैं तेरा दोस्त हूँ। और ये सब देख के चामी बाहर आती है और बोलती है अरे तुम मेरे प्रिंस को जानते हो? तभी यूनो अपना मैजिक यूज करता है और एक वो खतरनाक स्पेल मारता है आस्था के ऊपर और इस स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो आस्था अपने स्वॉर्ड को समन करता है और इस स्पेल को काट देता है और उसका यूनो के ऊपर भड़कता है, बोलता है अरे भाई तू क्या कर रहा है, तू हमको खत्म करने की कोशिश कर रहा है क्या? तभी यूनो बोलता है कि अरे शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। और तभी ही यूनो अपने इस स्पेल से जमीन के ऊपर लिखता है चल बाय आस्था, ऐसा लिख के वो वहां से निकलने लगता है। फिर क्लाउस बोलता है कि यूनो का पावर तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। तभी हमें मालूम पड़ता है यूनो के बगल में असल में वो स्पिरिट वाली फेरी होती है और अब हमें ये समझ है कि यूनो इस फेरी को अपने पावर से कंट्रोल कर सकता है। तो अब यूनो बहुत ही ज्यादा तेज बनने वाला है और चामी तो यहाँ पे यूनो के प्यार में पागल होकर पड़ी होती है जमीन पे। फिर आस्था बोलता है कि अभी मैं यूनो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था और नोवेल दोनों ही पहुंच गए होते हैं अपने बेस की तरफ और यहाँ पे लक और स्पाइकी बॉय भी आ गए होते हैं उनके मिशन से और वो लोग बोलते हैं कि उनका मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उनको बहुत ही ज्यादा चीजें करनी पड़ी और उसके साथ साथ स्पाइकी बॉय ने अपने मैजिक को लक के मैजिक के साथ कंबाइन करके अटैक किया था और उसने बोला कि वो आज के बाद ऐसा
वापस कभी नहीं करने वाला है। और तभी आस्था बोलता है कि हम लोग का मिशन भी बहुत खतरनाक था और यहाँ तक कि मुझे प्रमोशन ही मिल गया है, अब मैं बन चुका हूँ 3rd क्लास जूनियर मैजिक नाइट। तो फिर ये सुन के ये दोनों बोलते हैं ये क्या होता है। तभी यामी वहाँ पे आता है और बोलता है कि वेल तुम लोग को पता ही नहीं कि हमारा रैंकिंग सिस्टम भी होता है, तुम लोग ने कोई सिग्निफिकेंट काम कभी किया नहीं तो इसलिए तुम्हारा कभी रैंक अप हुआ ही नहीं है, तो तुम सब लोग इस वक्त 5th रैंक पे हो, जूनियर 5th रैंक मैजिक नाइट्स हो। वेल चामी जो है वो पहुंच चुकी है रैंक 1 पे, वो अभी 1st क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन चुकी है। और ये सुन के चामी एकदम मस्त शान मारने लगती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ अभी, तो तुम लोग मेरे को थोड़ा रिस्पेक्ट दो और मेरे सामने झुके रहो। ऐसा बोल के चामी डांस करने लगती है खुशी से। फिर यामी बोलता है कि चामी का इतना रैंक अप होने का रीजन यही है कि क्योंकि इसने अकेले ही एक पूरे के पूरे विच को हरा दिया था। उसके बाद यामी बोलता है कि आस्था तुम्हारी हालत बहुत खराब है तो तुम थोड़ा दिन छुट्टी ले लो। और तभी हमारा ये ठरकी बंदा यहाँ पे आता है और बोलता है आस्था चलो हम लोग जाएंगे लड़कियों से मिलने एक मिक्सर पे। तो फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ठरकी बंदा बैठा होता है अपने बेस के ऊपर और सोच रहा होता है कि उसे मिक्सर में किसको किसको लेके जाना है। वो कहता है कि यहाँ पे 3 लड़कियां तो आ रही है, तो इस वजह से मुझे 3 लड़कों को लेके जाना पड़ेगा, एक तो हो गया मैं और एक तो आस्था आ रहा है, अब तीसरा मैं किसको रखूं, ऐसा वो सोचता रहता है। तो वो पहले चाहता है स्पाइकी बॉय के पास। फिर वो स्पाइकी बॉय को देख के बोलता है कि वैसे तो लड़कियों को गुंडे जैसे बंदे पसंद आते हैं, लेकिन हमारा स्पाइकी बॉय तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, तो ये तो नहीं चलेगा। उसके बाद वो जाता है उस बंदे के पास जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो बोलता है कि इसको अगर मैं लेके गया तो सिर्फ ये अपनी बहन के बारे में ही बात करता रहेगा और सारी लड़कियों का मन खराब हो जाएगा, वेल तुम भी आउट हो। फिर वो ऐसे ही एक एक करके सारे के सारे मेंबर्स के पास जाता है और बोलता है कि नहीं इसको भी नहीं लेके जा सकते, इसको भी नहीं लेके जा सकते और इसको तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते। और ऐसे ही वो एंड में जाता है लक के पास और लक को बोलता है कि लक क्या तुम मेरे साथ मिक्सर में चलोगे। तो लक बोलता है मिक्सर श्योर मैं तो चलूंगा तुम्हारे साथ। फिर अगले ही सीन में वो लोग निकल लेते हैं एक पोर्टल बना के इस सिटी में जिसका नाम होता है नियान। और इनके पीछे नोवेल भी भाग भाग के आती है क्योंकि उसको आस्था के ऊपर निगरानी रखनी होती है कि आस्था किसी और लड़की को सेट ना कर ले। और ऐसे ये लोग चल चल के वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और इनका पीछा करती रहती है नोवेल। फिर इसके बाद ये लोग बैठ के वहाँ पे खाना खाते रहते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हमारा ठरकी बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो सारी लड़कियों को फूल देता है, ये लेके सब लड़कियां खुश हो जाती है। उसके बाद लक अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो बोलता है कि मेरा नाम है लक, मैं 18 साल का हूँ और मुझे लोगों को मारना बहुत पसंद है और उनका खून निकालना तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ये सुन के लड़कियां थोड़ा टेंशन में आ जाती है। फिर उसके बाद आस्था अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो अपने मसल्स को फ्लेक्स करता है, अपना बाइसेप दिखाता है उनको और बोलता है कि मैं 15 साल का हूँ, मेरा नाम है आस्था और मेरा सपना है कि मुझे विज़र्ड किंग बनना है। ये सुन के सारी की सारी लड़कियां और ज्यादा ही नाराज हो जाती है। फिर उसके बाद ये सब सीन देख लेता है हमारा ठरकी बंदा और वो बोलता है अरे यार ये तो बहुत खराब हो रहा है, मुझे कैसे न कैसे करके इन लड़कियों को इंटरेस्टेड रखना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि अभी तुम लोग मुझे तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो। तो ये सब लड़कियां बहुत ही ड्राई रिप्लाई देती है, वो लोग अपना नाम बताते और बोलती है हम सब दोस्त हैं, बस आज के लिए इतना काफी है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लड़कियों को इंटरेस्टेड रखने के लिए हमारा ठरकी बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें मेरे कहानियां बताता हूँ कि जो जो मैंने काम किया है एज अ ब्लैक बुल का मेंबर। तो ये सुन के लड़की को थोड़ा इंटरेस्ट आता है, वो बोलता है कि मैं स्पेशल मैजिक बनाता हूँ, मतलब कि मैं पोर्टल क्रिएट कर सकता हूँ और मैंने इससे बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा बोल के वो रुक जाता है और उसको उसके दिमाग में आता है कि उसने अब तक जो भी काम किया है वो सब है कि वो सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करता रहता है, स्पेशली यामी को। तो वो चुप हो जाता है, वो बोलता है कि अभी तुम्हें बाकी का चीज लक बताएगा। तो फिर लक उनको बताना स्टार्ट करता है, बोलता है कि कुछ दिन पहले मैं एक गुंडे लोग से लड़ा था और वो लोग टोटल 10 लोग थे, मैंने उन्हें बहुत मारा, उनका खून निकाला और उनकी हड्डियां भी तोड़ दी। ये सुन के लड़कियों का इंटरेस्ट वापस निकलने लगता है। तो फिर हमारा ठरकी बंदा लक को चुप कराता है और बोलता है कि आस्था अब तुम बताओ। और तभी ही आस्था बोलता है कि वेल मैंने अभी रॉयल कैपिटल में फाइट किया था और वहां पे मैंने वो टेररिस्ट ग्रुप के लोगों को भी हराया था, वेल उसके साथ ही साथ मुझे प्रमोशन भी मिल गया था। ये सब सुन के लड़कियां बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी ही आस्था अपना शर्ट ऊपर करता है और बोलता है कि ये देखो लेकिन मुझे मेरे बॉडी में 3 छेद भी हो गए हैं। ये देख के लड़कियों का मूड वापस से खराब हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि नोवेल भी यहाँ पे आई हुई होती है और वो यहाँ पे एक मेड का काम कर रही होती है और वो वेट्रेस होती है, वो सब लोग को खाना देने का काम करती रहती है लेकिन वो किसी को भी खाना नहीं देती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बूहा भी यहाँ पे आया होता है और बूहा यहाँ पे आगे कुछ और लोगों से बातें कर रहा होता है अपने मिक्सर में और वो झूठ बोल बोल के लड़कियों को पटाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ही बूहा नोवेल को देखता है और वो नोवेल से थोड़ा सा खाना मांगता है, तो नोवेल गुस्से में अपना वाटर मैजिक उसके ऊपर यूज करती है और बूहा को बेहोश कर देती है। ये देख के बूहा के साथ आई हुई लड़कियां नोवेल को प्रेज करती है, बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर तभी ही नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लक ये लड़की की मैजिक की तारीफ करता है, बोलता है कि तुम तो बाल काटने के लिए अपना मैजिक यूज करती हो, मतलब तुम्हें तुम्हारा मैजिक बहुत कंट्रोल है। ये सब सुन के लड़की थोड़ा सा फ्लैट होने लगती है लक के ऊपर और तभी लक और ये लड़की दोनों ही बाहर निकल जाते हैं कुछ बातें करने के लिए। उसके बाद हमारा ठरकी बंदा भी दूसरी लड़की को थोड़ा तारीफ करता है और उसकी तारीफ सुन के वो लड़की भी खुश हो जाती है। तो हमारा ठरकी बंदा बोलता है कि मेरे को एक ऐसी जगह पता है जहाँ का सनसेट बहुत अच्छा होता है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलूंगा अगली बार, चलो वैसे हम बाहर जाके इस मून को देखते हैं। ऐसे बोल के वो लोग भी वहाँ से निकल लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बचते हैं आस्था और ये लड़की जिसका नाम होता है रिबेका। तो आस्था इससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन लड़की बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ऑकवर्ड हो रहे हो तो हमें बात नहीं करना चाहिए। और तभी लड़की बोलती है मैं तो बस यहाँ पे मेरे सिबलिंग्स के लिए आई थी और मुझे कोई इस सब चीजों में इंटरेस्ट है भी नहीं। तो ये सुनने के बाद आस्था बोलता है सिबलिंग्स, तो तुम तुम्हारे सिबलिंग्स के साथ रहती हो क्या? तो बोलती है कि हाँ। तो आस्था बोलता है वेल मैं भी मेरे 5 सिबलिंग्स के साथ रहता
था मेरे विलेज में और हम लोग बहुत खुश रहते थे। तो ये टॉपिक पे ये दोनों बहुत मैच होते हैं क्योंकि ये दोनों ही अपने सिबलिंग्स के साथ रहते हैं और उनका केयर करते रहते हैं। और ये देख के नोवेल गुस्से में एक प्लेट तोड़ देती है क्योंकि वो देखती है कि आस्था और ये लड़की दोनों ही बहुत हंस रहे होते हैं और बहुत क्लोज आ रहे होते हैं। और ऐसे ही आस्था और रिबेका बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पे एक बेवड़ा आदमी आता है और वो आस्था को बोलता है कि ओए छोटे बच्चे, तू इतनी सुंदर लड़की के साथ क्या कर रहा है? वेल, ये लड़की को तो मैं लेके जाऊंगा मेरे साथ। ऐसा बोल के वो रिबेका को पकड़ता है और उसको थोड़ा छेड़ने की कोशिश करता है। तभी आस्था ये बंदे को पकड़ता है और इसको पकड़ के उठा के पटक देता है दूसरे जगह पे। और वहां से फटाक से भाग के रिबेका और आस्था निकल जाते हैं क्योंकि वो लोग को टूटे हुए बेंच का पैसा नहीं देना होता है। और आस्था ने जहाँ पे इसको पटका होता है वो वही जगह होती है जहाँ बूहा बैठा होता है। ये देख के नोवेल भी बोलती है कि मैं मेरा जॉब छोड़ रही हूँ। ऐसा बोल के नोवेल आस्था और रिबेका के पीछे भागती है। फिर उसके बाद रिबेका और आस्था दोनों ही एक गली में खड़े रहते हैं और रिबेका आस्था से थोड़ा बात करती है। और तभी ही रिबेका को लगता है कि उसको आस्था पसंद आ रहा है। तो रिबेका आस्था से पूछती है कि आस्था, तुम वैसे किसी को लाइक करते हो क्या? तो आस्था बोलता है हाँ, एक लड़की है जिसको मैं लाइक करता हूँ और वो मेरे बहुत क्लोज ही रहती है। तो ये सब नोवेल सुनती रहती है और नोवेल को लगता है कि आस्था नोवेल की बात कर रहा है, लेकिन असल में आस्था यहाँ पे सिस्टर लिली की बात करता रहता है। तो रिबेका बोलती है कि ओके आस्था, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करती हूँ और तुम वो लड़की को सेट कर लो। लेकिन तभी रिबेका बोलती है कि भले ही आस्था किसी और को लाइक करता है लेकिन मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ आस्था के ऊपर। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि यूनो और आस्था दोनों ने ही अपने विलेज में पैसे भेजे होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर पहले यूनो का लेटर पढ़ती है। उसमें यूनो ने लिखा होता है कि वो अभी प्रमोट हो चुका है फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट में। ये सुनने के बाद फादर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद सिस्टर पढ़ती है आस्था का नोट और उसमें लिखा होता है कि आस्था भी थर्ड क्लास जूनियर मैजिक नाइट पे प्रमोट हो चुका है। ये सुन के फादर को धक्का भी लगता है और उन्हें खुशी भी होती है कि उनके दोनों के दोनों बच्चे अभी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं और दोनों इंप्रूव कर रहे हैं अपने रैंक को। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लाउस ने अपने हिस्से के सैलरी में से थोड़ा बोनस यूनो को दिया रहता है उसके प्रमोशन के लिए एज अ गिफ्ट। और उसके बाद क्लाउस वहां से निकल लेता है चुपचाप। लेकिन हमें ये पता चलता है कि क्लाउस असल में बहुत खुश होता है कि यूनो का प्रमोशन हो गया है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यामी भी अपने सारे के सारे मेंबर्स को जमा करता है और उनको उनकी सैलरी दे देता है और उसके साथ ही साथ उनको छुट्टी देता है। बोलता है कि आज सैलरी का दिन है और आज के दिन तुम सबकी छुट्टी है। तो सब लोग मजे करते हैं और खुश हो जाते हैं। उसी वक्त यामी हमारे ठरकी बंदे को बोलता है कि अभी तुम किसी लड़की से मिलने के लिए नहीं जाओगे, पहले तुम्हें मेरे थोड़े काम करने पड़ेंगे। तभी ही चामी अपने सब शिप कुक्स को समन करती है और उनसे खाना बनाती है। और ये खाना कुछ और नहीं होता है, वो होता है हाजी विलेज का टोटेस, जो कि यूनो बहुत खाता है और तो और आस्था बहुत खाता है। तभी चामी बोलती है ये वही चीज है जो मेरे प्रिंस खाते हैं। असल में वो यूनो की बात करती है। तो सब लोग मिलकर टोटे खाते हैं और ये खाने के बाद सब लोग खुश होते हैं और बोलते हैं ये बहुत ड्राई है और इसका टेस्ट हमें इतना समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आस्था तो बहुत खुश रहता है। उसी के बाद यामी हमारे गाची को बोलता है, गाची वही बंदा है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, उससे बोलता है कि तुमने कल मिशन में बहुत अच्छा काम किया। और असल में गाची ने कुल मिला के कम से कम 100 लोगों को हरा दिया होता है इस मिशन में एक रात के टाइम पे। तभी गाची बोलता है कि वो अपनी छुट्टी को यूज करेगा उसकी बहन के लिए बर्थडे के गिफ्ट लेने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था जाता है स्पाइकी बॉय के पास और उसको बोलता है क्या आप मुझे आपके मैजिकल ब्रूम पे नियॉन विलेज में छोड़ सकते हो, वहां मुझे जाके किसी से मिलना है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है वहां पे। और ये सब चीज नोवेल सुन लेती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि आस्था और स्पाइकी बॉय दोनों ही उसके झाड़ू पे बैठ के उड़ जाते हैं और नोवेल बोलती है कि उसे भी जाना है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा गाची सिटी में घूम रहा होता है और वो अपनी बहन के बारे में सोच के खुश रहता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि गाची असल में पहले क्रिमिनल रहता है और वो क्रिमिनल से चेंज होकर अभी एक मैजिक नाइट बन चुका है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक शॉप वाला होता है जो उसे अपने शॉप में लेके जाता है और वहां पे जाके वो गाची को बहुत सारी चीजें दिखाता है और बोलता है कि आपकी बहन को ये सब बहुत पसंद आएगा। ये सब देख के गाची पिघल जाता है और वो शॉप में की हर एक चीज खरीद लेता है। और इसी तरह वो शॉपकीपर की तो जिंदगी बन जाती है क्योंकि वो एक ही दिन में अपना पूरा शॉप बेच चुका होता है गाची को। और फिर स्पाइकी बॉय के झाड़ू पे उड़ते उड़ते आस्था उसको बताता है कि आस्था जा रहा है रिबेका से मिलने के लिए क्योंकि रिबेका ने उसको बुलाया होता है अपने घर पे। और तभी वो उसको बोलता है कि वो रिबेका से एक मिक्सर मिला था। ये सब सुन के स्पाइकी बॉय बोलता है कि आस्था भाई तू तो बहुत तेज निकला यार। लेकिन असल में आस्था इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उसको रिबेका के घर पे जाके उसके भाई बहनों के साथ खेलना होता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गाची मस्त कम से कम 100-150 गिफ्ट लेके खुशी खुशी चल रहा होता है। बोल रहा होता है कि मैं ये सब जाके मेरी बहन मारी को दूंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बहन मारी असल में आस्था के साथ खेल रही होती है और ये देख के उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो आस्था को एक लात मारता है, तमिल वगैरह गिरा के उसको बोलता है कि तू मेरी बहन से दूर हो जा। तभी गाची उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरी बहन के साथ क्यों खेल रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तो मिलने आया था रिबेका से और उसके भाई बहन के साथ खेलने आया था, तो तभी मैं मारी से भी मिल लिया। तो बोलता है अच्छा ठीक है लेकिन मेरी बहन से दूर हो जाए। तभी मारिया बोलती है कि बड़े भाई आस्था को मत मारो, मैं आस्था से शादी करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद तो भाई गाची का दिमाग सटक जाता है आस्था के ऊपर और वो आस्था को खत्म करने वाला होता है। और तभी हमको मालूम पड़ता है कि नोवेल भी यहाँ पे आ गई होती है और वो भी ये सब सुन रही होती है।
वो बोलती है कि आस्था क्या कर रहा है, छोटी बच्ची को अपने प्यार में पागल कर रहा है। और मीनवेल हमको दिखाते हैं कि हमारा बंदा गाची अपना मैजिक यूज करता है और वो एक मिरर मैजिक यूजर है। वो मिरर मैजिक से अटैक करता है आस्था पर, आस्था को बचाता रहता है। तभी वहां पे आ जाती है ये बूढ़ी सिस्टर और ये यहाँ पे आके मारी को लेके जाती है चर्च में और बोलती है कि मारी अब तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हें वापस चर्च में जाके अपना पढ़ाई पे करना है। तो और तभी ही गाची ये बूढ़ी सिस्टर से झगड़ा करने लगता है, बोलता है कि ओए बूढ़ी, तू मेरी बहन को लेकर नहीं जा सकती, मुझे मेरी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट लाया हूँ। तो बुढ़िया इसको बोलती है कि नहीं, उसका टाइम हो चुका है, उसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो फिर गाची थोड़ा भड़क जाता है बुढ़ी के ऊपर, लेकिन आस्था उसको आके रोक देता है। ऐसे ही वो बुढ़िया मारी को लेकर वहां से निकल देती है और गाची सदमे में घिरा पड़ा रहता है। तभी ही रिबेका आस्था को बोलती है कि आस्था तुम मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम रात को रुक सकते हो मेरे घर पे। तो आस्था बोलता है ठीक है, मैं रात को तुम्हारे घर रुक जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद नोवेल को तो ऐसा झटका लगता है कि आस्था इस रिबेका के घर पे रुकने वाला है। नहीं भाई, ये तुम्हें नहीं होने देना चाहती। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिबेका ने आस्था को अपने होटल में लेके गई होती है और वहाँ पे उसको खाना खिला रही होती है और वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स भी होते हैं और नोवेल भी वहाँ पे बैठी हुई होती है। तभी ही आस्था रिबेका को बोलता है, रिबेका तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तुम तो एक बहुत अच्छी वाइफ बनोगी। ये सुन के रिबेका थोड़ा ब्लश करने लगती है और नोवेल का दिमाग चलने लगता है ये सुनने के बाद। उसके बाद रिबेका के भाई बहन रिबेका के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं रिबेका तुम एक काम करो, तुम आस्था से शादी कर लो। ये सुनने के बाद नोवेल तो ऐसा गुस्सा हो जाती है कि वो हर जगह पानी वाला अटैक करने लगती है। उसके बाद रात के टाइम पे आस्था रिबेका के घर पे सो रहा होता है और नोवेल उसके घर के बाहर खड़ी रहती है। तभी अचानक से वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है। तो नोवेल बोलते हैं कि इस टाइम में बर्फ कैसे गिर रहा है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है और सारे के सारे छोटे बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं और उन बच्चों को देख के लग रहा होता है किसी ने उनको हिप्नोटाइज किया हुआ है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि रिबेका सो नहीं पा रही होती है, वो आस्था के बारे में सोच रही होती है। तो वो उठ के चाहती है देखने के लिए कि आस्था सो रहा है कि नहीं। तभी हमें दिखाते हैं कि आस्था के रूम में गाची आया हुआ रहता है और वो भड़का हुआ रहता है आस्था के ऊपर। और तभी गाची धड़ाधड़ अपना मैजिक अटैक करता है आस्था के ऊपर और आस्था उन सब अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तभी गाची अपना नया मैजिक अटैक यूज करता है जहाँ पे वो खुद का एक रिफ्लेक्शन डबल बना देता है और वो दोनों मिलकर आस्था के ऊपर अटैक करते रहते हैं और ऐसे ही वो लोग रिबेका का घर तोड़ के बाहर गिर जाते हैं। तभी आस्था देखता है कि हर जगह बर्फ गिरी हुई होती है। तो वो बोलता है कि ये टाइम में इतना बर्फ कैसे गिर गया। और तभी ही रिबेका घर से बाहर निकलती है और वो बोलती है कि आस्था तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मेरे भाई बहन घर पे नहीं है। और तभी आस्था देखता है कि सारे घर में से लोग बाहर निकलते और बोलते हैं कि उनके सबके घर के बच्चे गायब हो गए हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये व्हाइट बाल वाला बंदा सब बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनको कंट्रोल करके एक जगह पे लेके जा रहा होता है और इन बच्चों में गाची की बहन मारी भी होती है। और अब मुझे लग रहा है कि अगले सीन में क्या होगा, गाची एकदम भड़क जाएगा और वो पावर अप करके इस बंदे से लड़ेगा क्योंकि इस बंदे ने अभी मारी के ऊपर हमला किया है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत सही होने वाला है और वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। और ताकि आप उसे मिस ना करो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करो। वेल, आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास भट्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।